हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका प्यारे गौरव सर। आज मैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बाबू लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। आप सभी का बाबू स्वागत है बाबू हमारे पाठशाला में। चलिए उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे, साथ साथ कॉपी नोट्स में क्या कर रहे होंगे बाबू, लिख भी रहे होंगे। केवल हम उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि तुम में से तो बहुत इतना ढीठ इंसान होगा कि जाकर तुम लोग केवल वीडियो कैसे से ऊपर ऊपर देख रहा होगा, छोड़ दे रहा होगा, डाउनलोड करके छोड़ दिया जा रहा होगा, लेकिन उसको पढ़ने का है अच्छा एग्जाम होगा तब देख लेंगे। कहा कि अभी तो आदत लग गया है कि बिना एग्जाम दे हुए प्रमोट होने वाले तुम लोग, तो तुम लोग को आदत सी लग गए। लेकिन कोई बात नहीं, अगला जो सेमेस्टर का बाबू एग्जाम कंफर्म होगा, इस चलते पढ़ाई अभी से ही करना शुरू कर दो। साथ साथ कुछ बच्चा जो फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा लिया है, बैक लगने वाला है, उसको तो डबल टेंशन है कि सर फोर्थो सेम का देखना पड़ेगा, फिफ्थो सेम का देखना पड़ेगा। तो क्या करेगा, जब पहले जो तू पाप किया उसका पाप धो बैठ के। पहले तुमको बोलते थे पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन नहीं पढ़ता, बातें नहीं सुनता था हम लोग का, तब पाप धो बैठ के। तब जो जिसका जिसका पहले को पेपर बैक था तो एसवीटी का आदेश है वो कहा कि उसको फोर्थ सेमेस्टर बैक माना जाएगा, मतलब तुमको अगला बार 10 पेपर एग्जाम देना पड़ जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ फिफ्थ सेमेस्टर वाले देना पड़ जाएगा। ये चलते तुम लोग पढ़ाई अच्छे से करते, अभियो सुधार जाओ तुम लोग। खैर छोड़ो, इसे बोलने की बात है। वापस आते हैं बाबू अपने पाठशाला में। अगर बात करें बाबू कि आज की वीडियो लेक्चर से पहले जो कि लेक्चर नंबर 8 था बाबू या 7 था, 7 का बात करते हैं। तो 7th वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे बाबू की सेटअप ऑफ ईडीएम प्रोसेस देखे थे, साथ साथ वर्किंग ऑफ ईडीएम प्रोसेस देखे थे। तो जब हम सेटअप ऑफ ईडीएम प्रोसेस देख रहे थे बाबू, तब उस दौरान हम क्या देखे थे बाबू कि एक टर्म था बाबू, एक पार्ट था बाबू, उसका नाम था डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या नाम था बाबू? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो बड़ी मन स्टूडेंट बोलेगा सर बड़ी कंफ्यूजन है सर, इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ठीक है, आज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे आज हम वीडियो लेक्चर लेकर हम आए हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का रोल क्या है ईडीएम प्रोसेस के वर्किंग में, वर्किंग ऑफ ईडीएम में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का क्या रोल है। फिर हम देखें क्या कि फंक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कौन कौन फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में क्या यूज करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लूइड, मतलब डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। तब ये भी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड कि कौन कौन सा नेसेसरी प्रॉपर्टीज होना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का। और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग वेरियस डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या क्या यूज कर सकते हैं ईडीएम प्रोसेस में। तो जितना भी आज जो बात करे वाला हूं तो उन्हीं के सामने वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है उस सेमेस्टर पर्पस से। और आज के बाद से तुमको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है बाबू, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता था कि ईडीएम प्रोसेस में डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या यूज कर सकते हैं। तो एक के बाद यार केरोसिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? केरोसिन यूज करते हैं। तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तुम घोट जाओ। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर आगे हम क्या करते हैं बाबू, बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात तो यही दिमाग में चाहिए कि डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है। सॉरी कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है सर, ये सुने थे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जब पढ़ते थे सर, तो वहां डाई इलेक्ट्रिक टर्म आया था। सही पकड़ा है तुम लोग, डाई इलेक्ट्रिक वहीं से टर्म आया है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर का काम करता है, या बोल सकते हो कि इंसुलेशन का काम करता है। मतलब क्या कि ज्यादातर वो मटेरियल नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब इंसुलेटर का काम कर रहा है। लेकिन अगर वही मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हाई वोल्टेज दे दे, वेरी हाई वोल्टेज दे दे, तो हल्का फुल्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब कि अगर तुम इस मटेरियल को चाहो तो इंसुलेटर का भी काम करा सकते हो, या चाहो तो कंडक्टर का भी काम करा सकते हो।
तब एक बात है कि सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक और टर्म आता है, क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या आता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आगे दोनों टर्म बढ़िया से समझ लो। एक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक, आगे तो समझो डाइलेक्ट्रिक क्या था बाबू? इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब क्या? इंसुलेटर का काम करेगा। और वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या? बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है। तब बात यह है, लेकिन जब हाई वोल्टेज पर करंट सप्लाई करेंगे बाबू, तब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हल्का फुल्का करंट क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है बाबू। तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब ना, मतलब क्या कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, जहां तक आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते जाओ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करते जाएगा, लेकिन अपना जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, जो इंसुलेटर प्रॉपर्टीज है, उसको कभी लूज नहीं करेगा। तो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो एब्जॉर्ब करे बिना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज खोए हुए, तो इस टर्म को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम मैकेनिकल में पढ़ते हैं कि लोड, कितना हम लोड रजिस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीका से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब कर सकता है बिना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज खोए हुए, तो उसको क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे तुम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में तुम अल्टीमेट स्ट्रेंथ जैसे पढ़ा है ना, एकदम अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या? तो मैक्सिमम फोर्स रजिस्ट कर सकता, लोड रजिस्ट कर सकता है बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले कितना लोड रजिस्ट किया, वही अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है बाबू। तो जस्ट वही है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एब्जॉर्ब करे बिफोर लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, तब उसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गया। तो अभी तक क्या क्या बोले कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तब बात है कि सर ये डाइलेक्ट्रिक का उपयोग ईडीएम में क्यों हुआ, अब कैसे हुआ? तो ये समझो कि सबसे पहली बात कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बाबू ईडीएम वर्किंग प्रोसेस में। ईडीएम के वर्किंग प्रोसेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे समझौता है? इसको समझने के लिए तुमको जाना पड़ेगा वर्किंग ऑफ ईडीएम में। कहां जाना पड़ेगा? वर्किंग ऑफ ईडीएम में। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करा रहे, ध्यान से सुने क्या क्या बोल रहे हैं, लास्ट टाइम बोल रहे हैं। अभी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीखेगा, तो सीखते जाओ। होता क्या जरा समझो कि क्या है ये, क्या देखे थे बाबू की सेटअप ऑफ ईडीएम। तो क्या क्या देखे थे बाबू की? एक देखे थे कि डीसी जनरेटर था, जो कि डायरेक्ट करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका एक निगेटिव टर्मिनल और ये क्या था? पॉजिटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट? टूल से, इलेक्ट्रोड टूल से। और पॉजिटिव टर्मिनल किससे बाबू? वर्कपीस से। मतलब ये क्या? वो वर्कपीस है। इसमें तुमको मशीनिंग करना, मतलब इतना दूर का मटेरियल रिमूव करना है। किसके मदद से? इस इलेक्ट्रोड टूल के मदद से। तो ये जो इलेक्ट्रोड टूल है और ये क्या? वर्कपीस है। और इसमें क्या भर दिए बाबू? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है। क्या बाबू? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भर दिए थे। अब जरा देखो कि ईडीएम में टूल और वर्कपीस के दोनों के बीच में गैप है। क्या है? गैप है। मतलब टूल, इलेक्ट्रोड टूल वर्कपीस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। और ये जो गैप है बाबू, ये गैप नेसेसरी है। इस गैप के बिना ईडीएम कभी परफॉर्म नहीं हो सकता, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो गैप है, इस यहां से लेकर मतलब टूल और वर्कपीस को जितना गैप है, इस गैप का नाम है स्पार्क गैप। क्या नाम है? स्पार्क गैप। क्या नाम है? स्पार्क गैप। और ये जो स्पार्क गैप, इसका वैल्यू
एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऑपरेशन के दौरान यह स्पार्क गैप जो है बाबू वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो सर यूनिफॉर्म कैसे रहेगा सर? जानते हैं कि ईडीएम प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड टूल है वो कुछ ना कुछ मेल्ट करते जाता है। तो जब मेल्ट करेगा तो टूल का हाइट कमते जाएगा सर। तो टूल का हाइट कमेगा तो दोनों के जो गैप बढ़ते जाएगा। नहीं, सही बात है कि टूल मेल्ट कर रहा है तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे से टूल मेल्ट हो रहा ऑपरेशन के दौरान, उसी दौरान हम लोग टूल को वर्कपीस के एलोंग या वर्कपीस के टुवर्ड्स मूव कराते रहते हैं और वे कांस्टेंट रेट से करवाते हैं। और उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं कि नहीं बाबू? तो सर्वो कंट्रोल के मदद से हम लोग क्या करते हैं? टूल और वर्कपीस के बीच में गैप को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरी बात, तभी दोनों के बीच में क्या रखा है बाबू? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रखा हुआ है। अब बात समझना, क्या बोले थे कि हम देखे थे क्या कि ईडीएम प्रोसेस में कैपेसिटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या था? तो जो भी तुम यहां से करंट दे रहे हो तो चार्ज, करंट क्या चार्ज है बाबू, तो क्या तो चार्ज को क्या कर रहा? स्टोर कर रहा, स्टोर कर रहा, स्टोर कर रहा, स्टोर कर रहा, स्टोर कर रहा। तो स्टोर तो उसका वोल्टेज क्या होगा बाबू? बढ़ते जाएगा। क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो जब तक कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है बाबू, तो उसके बाद जैसे ही कैपेसिटर का, हर एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो कैपेसिटर जैसे चार्ज स्टोर किया तो उसका वोल्टेज बढ़ते 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 लगभग 3000 वोल्ट तक पहुंच गया। कितना वोल्ट? 3000 वोल्ट तक। तब कैपेसिटर बोला कि अब मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है कि अब हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो तुम किसी को खाना खिलाओ, खाना खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, तो एक लिमिट के बाद वो क्या करेगा? वॉमिटिंग करेगा कि नहीं करेगा? तो कैपेसिटर भी बोला कि तुम हमको इतना चार्ज दे रहा, इतना चार्ज दे रहा, हम तो अब्जॉर्ब करते जा रहे, लेकिन मेरा भी कैपेसिटी है, अब हम स्टोर नहीं कर सकते, अब वॉमिटिंग करने वाले हैं। तो हम बोले कि हम यही तो चाहते थे, हम यही तो चाहते थे कि तुम अब जो भी चार्ज स्टोर किया है तुम अब इसको क्या करो? क्या करो? डिस्चार्ज करो। मतलब क्या कि तुम अब इसको रिलीज करो। मतलब कैपेसिटर क्या किया है कि 3000 वोल्ट पे जो चार्ज था उसको क्या किया बाबू? रिलीज किया। तो जब वो 3000 वोल्ट पे चार्ज को रिलीज किया तो पहुंचा टूल के पास, और टूल के पास पहुंचा तो यहाँ पर चार्ज क्या? इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जब पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला हुआ है बाबू, एनर्जी मिला है। तो ये जनरली मानो कि टूल है, ये क्या है? टूल है। और यहाँ क्या बाबू? वर्कपीस है। दोनों के बीच में एक गैप है। बात समझ, दोनों के बीच में गैप है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया हुआ, कहाँ पे? टूल के पास। तो इसके पास एनर्जी है, और एनर्जी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो तुम क्या, तुम भागना चाहे कि नहीं चाहेगा? तो ये भी इलेक्ट्रॉन बोले कि हम भागना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। तो कहाँ भागेगा? वर्कपीस के तुरंत जाना चाह रहा है, वर्कपीस के तुरंत जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बीच में क्या था? इसके बीच में क्या था? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड था। तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, इसके पास क्या हुआ कि ये अपना एनर्जी इसको दिया। किसको दिया? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को। तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भी चार्ज हो गया, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भी चार्ज हो गया। पहले डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या था? इंसुलेटर था, मतलब कि वो चार्ज नहीं था, मतलब डी आयोनाइज्ड था। जब ये चार्ज हो गया तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भी आयोनाइज्ड हो गया बाबू। तो इसमें भी आयंस के रूप में क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड टूटा, तब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बोला कि मेरे पास भी अभी एनर्जी है, मेरे पास भी एनर्जी है। तो बोला कि ठीक है, तो चलो। तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी लेकर किधर गया? वर्कपीस की तरफ गया। तो यहाँ पर रुकावट आया, तो फिर ही वापस यहाँ आया, तो यहाँ भी रुकावट आने लगा। मतलब दोनों तरफ रुकावट हुआ, तो दोनों के बीच में भागम भाग होने लगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो आखिरकार यहाँ कोलाइड कर रहा है, यहाँ कोलाइड कर रहा है। तो जो इसके पास एनर्जी था बाबू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो कोलिजन के बाद क्या होगा? जानते हैं, कहीं भी कोलाइड होता है बाबू, आप भी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, कहीं कोलाइड करते हैं, एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
तो यहाँ भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स भाग रहा था काइनेटिक एनर्जी से, तो यहाँ पे क्या हो कि रुकावट मिला था वर्कपीस के पास, तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हुआ। वो लॉस किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, कि दोनों के बीच में स्पार्क का जनरेशन हुआ। और ये जो स्पार्क जो जनरेट हुआ, हीट जो जनरेट हुआ, उसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और वो जो स्पार्क जो जनरेट हो रहा बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए जनरेट हुआ। देखो जो माइक्रो सेकंड के लिए जो स्पार्क जनरेट हुआ, उसमें इतना टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि वो 10,000 डिग्री सेल्सियस यहाँ वर्कपीस सरफेस पे जो मेटल था बाबू, उसको क्या किया बाबू, फ्यूज किया और क्या किया, वेपराइज किया। जब ये वेपराइज किया तो यहां से क्या हो गया बाबू, यहां से मटेरियल वर्कपीस से इरोड हो गया। तो इस तरह यहां पे मशीनिंग हो रहा है बाबू। तो अब बात समझना कि पूरे ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन कब कहिएगा, अरे ऑपरेशन तो मेरा यही ना कि जब मैं करंट दिया तो कैपेसिटर उसको क्या कर, स्टोर कर रहा है। तो ज्यादातर समय कैपेसिटर चार्ज को स्टोर किया। ऑपरेशन कब हुआ, मतलब मशीनिंग कब हुआ, तो माइक्रो सेकंड के लिए। हीट जो जनरेट हुआ माइक्रो सेकंड के लिए जनरेट हुआ। तो हीट कब जनरेट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स टूल से वर्कपीस की तरफ गया तब ना। और यहाँ टूल से जब वर्कपीस जब इलेक्ट्रॉन केवल माइक्रो सेकंड के लिए गया, तो कौन बीच में कौन है मीडिएटर, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है। मतलब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड तो हम जानते हैं कि इंसुलेटर का काम कर रहा है। तो क्या यहां से करंट को जाने देगा, टूल से वर्कपीस का करंट को जाने देगा, नहीं जाने दे रहा है। लेकिन जब उस टूल के पास जो आया बाबू करंट, वो कितना 3000 वोल्ट पाया बाबू। तो जो 3000 वोल्ट पे जो आ रहा बाबू करंट, उसको डाइलेक्ट्रिक रजिस्ट नहीं कर पाया और ये बेचारा टूट गया, डाइलेक्ट्रिक टूट गया। बोला कि अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि तुम जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पे अप्लाई कर रहे हो, हम उसको अब नहीं रजिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कंडक्टर का काम करने लगा। जैसे एक बार स्पार्क जनरेट हुआ, तो स्पार्क मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था अब वो चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट हो गया। तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, तो फिर से वापस ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इंसुलेटर का काम करने लगा। तब बोला कि अब तुम इंसुलेटर का काम करने लगे, अब यहां से करंट को फ्लो नहीं दे। मतलब क्या, ये देख पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ समय के लिए ही डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कंडक्टर का काम करता है, बाकी रिमेनिंग टाइम किसका काम कर रहा है बाबू, इंसुलेटर का काम कर रहा है। तो अब ये समझो कि ये देखिए कितना अच्छा है। अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यहाँ पे जो था बाबू, तो 10,000 डिग्री सेल्सियस का हीट जनरेट हुआ, तो उसको हीट दे, हम मतलब क्या वर्कपीस ज्यादा मेल्ट करेगा बाबू, तो उसको उसी समय ये डाइलेक्ट्रिक कूलिंग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कूलिंग का काम कर रहा है, साथ साथ लुब्रिकेशन का काम करेगा। लुब्रिकेशन देने से मेरा सरफेस फिनिश क्या होगा बाबू, अच्छा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो मटेरियल जो वेपराइज हुआ, तो ये दोनों के बीच जो गैप में अगर मटेरियल जो मेटल पार्ट के यहाँ से सरफेस से जो इरोड हुआ था, ये जमा हो जाएगा बाबू। तो दोनों में जो गैप में अगर मेटल पीस आ जाएगा, तो यहाँ जो स्पार्क गैप है उसका वैल्यू चेंज होगा नहीं चेंज होगा। जब उसका स्पार्क गैप का वैल्यू अगर चेंज होगा तो मेरा ऑपरेशन स्टेबल नहीं रहेगा। तो यही डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है जो कि क्या कर रहा है, जो मेटल पीस जो वर्कपीस से इरोड हुआ था, यहाँ से क्या कर रहा है बाबू, उसको वॉश आउट कर रहा है। मतलब वॉशिंग का भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉशिंग का भी काम कर रहा है। मतलब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्किंग था बाबू ईडीएम प्रोसेस का। ये टोटल बात हम पिछला वीडियो में 7 नंबर लेक्चर में बता चुके। तो लिखे द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड टूल आर सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक। यहाँ वर्कपीस और टूल किससे सेपरेटेड है बाबू, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड से सेपरेटेड है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, मतलब जब इसको मशीनिंग हो रहा है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज रप्चर्ड। ऑपरेशन को डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज खो बैठा, मतलब टूट गया। इरप्टेड व्हेन द टूल एंड वर्क गैप, कितना गैप होता है, वर्क गैप 0.03 mm, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अबाउट 3000 वोल्ट, कितना वोल्ट होगा वो 3000 वोल्ट। इधर तो कहेगी ईडीएम प्रोसेस वर्क एट लो करंट हाई वोल्टेज है, लो करंट और हाई वोल्टेज। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक आयनाइज, मतलब क्या, कंडक्टर का काम करने लगा। टू फॉर्म ए पाथ, किसका काम करेगा, जब ये कंडक्टर का काम करेगा, एक चैनल, एक पाथ का काम करेगा, जो कि टूल और वर्कपीस के बीच में क्या पास करेगा, वो करंट। और करंट किस वक्त चेंज हो जाएगा बाबू, स्पार्क को जनरेट होगा। ये किसका काम है बाबू, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का है। तो आज के वीडियो लेक्चर में ये देखने वाले हैं बाबू कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का
क्या क्या फंक्शन होगा, व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, और कौन कौन हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब क्या देखते हैं बाबू कि इतना समझने के बाद देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का फंक्शन क्या क्या है, मतलब फंक्शंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो बताओ कि पूरे ऑपरेशन के दौरान डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड मतलब बोल सकते हैं कि आधा टाइम के लिए क्या था बाबू कि नॉन कंडक्टिव इन नेचर, मतलब क्या कि आपको यहाँ पे इंसुलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला बात। तो रिमेन इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव अंटिल द रिक्वायर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज अचीव्ड, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक था बाबू कब आयनाइज हो रहा था, जब इसको 3000 वोल्टेज सप्लाई कर तभी ना ये कंडक्टर काम कर रहा था। लेकिन अगर 3000 वोल्ट नीचे का वोल्टेज रखे तो क्या ये कंडक्टर काम करेगा, नहीं, मतलब इंसुलेटर काम करेगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करिए भी उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई आपको करंट आपको महसूस नहीं होगा, मतलब सेफ है हम लोग बाबू। हाँ, ऑपरेशन जब इसमें मशीन हो तब यहाँ पे करंट का पास होगा, तो उसमें हम सतर्क रहेंगे। नेक्स्ट, इट क्यूचेज द स्पार्क रैपिडली आफ्टर द डिस्चार्ज हैज अकर्ड, मतलब सेकंड क्या बाबू कि ये जो डाइलेक्ट्रिक जब स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है बाबू जिसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो माइक्रो सेकंड के लिए केवल हमको मौजूद रखना, तो मतलब क्या जल्दी इसको ठंडा भी करिएगा। अगर जल्दी ठंडा नहीं करिएगा तो वर्कपीस में ओवर कट एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है कि मानिए कोई वर्कपीस आपको मशीनिंग 10 mm का करना था, अगर जल्दी स्पार्क को ठंडा नहीं किए तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि वो जो आपको होल जिसका साइज 10 mm रखना था वो 20 mm हो जाएगा, मतलब ओवरकट हो जाएगा। ये काम क्यों, मतलब ठंडा किसको ठंडा करना स्पार्क किसका काम है बाबू, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। तीसरा, कैरी अवे द मेटल पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम द स्पार्क गैप। अभी बोले क्या कि दोनों के बीच में जो स्पार्क गैप यहाँ पे मेटल पीस है जो वर्कपीस से रिमूव हुआ था बाबू, अगर आप इस तरह से नहीं हटाइएगा तो आपका स्पार्क गैप मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसके कारण आपका ऑपरेशन स्टेबल नहीं रहेगा। ये काम किसका कि यहाँ से मेटल पीस को कौन रिमूव करेगा बाबू, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। लास्ट, एक्ट एज ए गुड कूलिंग मीडियम, मतलब क्या यहाँ जानते हैं कि 15,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेटर है बाबू, इसको ठंडा करने का काम किसका है बाबू, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का है। तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है। आपके सेमेस्टर में आ सकता है कि राइट द फंक्शंस एंड डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप फंक्शन चारों क्या कर जाओ, घोट जाओ, याद कर जाओ, तो लिख के याद कर जाओ और समझना भी है साथ साथ। चलिए नेक्स्ट है बाबू कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कहलाने के लिए, मतलब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है तो उसको अच्छा कहलाने के लिए क्या क्या। तो सबसे पहली बात कि डाइलेक्ट्रिक किसका काम करता है, इंसुलेटर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बाबू। अब क्या चाहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलेटर का काम करे बाबू, तो ज्यादा से ज्यादा इंसुलेटर को काम करने के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए बाबू, तभी तो प्रॉपर इंसुलेशन कर पाएगा। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का तभी बताएं थोड़ा देर पहले, मतलब फर्स्ट क्या वो डिजाइन प्रोडक्ट हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर प्रॉपर इंसुलेशन। प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए बाबू, हाई होना चाहिए। सेकेंड, हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इसमें क्या कर रहा है बाबू, फ्लो कर रहा है बाबू। तब बताओ कि फ्लूइड अच्छा से फ्लो, आसानी से फ्लो कब करेगा, तो उसका विस्कोसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, अरे कम ना होगा रे, फोर्थ सेमेस्टर तो पढ़ा है कि फ्लूइड जो मतलब लिक्विड अगर बात करें तो कब आसानी से फ्लो करेगा, जिसको विस्कोसिटी क्या होगा बाबू, कम हो। तो मतलब क्या, लो विस्कोसिटी और इसका टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा क्या करे, वेट मतलब भिगोए, मतलब सरफेस को टूल क्या करे भिगोए रखे, तभी तो प्रॉपर क्यूचिंग और कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करेगा बाबू। जितने ज्यादा सरफेस एरिया के लिए भिगोएगा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड उतने ठंडा प्रोवाइड कराएगा बाबू। तो लो विस्कोसिटी एंड गुड वेटिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। तीसरा, ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड या इलेक्ट्रोड टूल और वर्कपीस के कांटेक्ट में आया कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देवे और कोरोजन होना शुरू हो जाए। मतलब क्या है, केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए।
टू प्रिवेंट क्रोजन। तीसरी बात कि ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं जहरीला नहीं होना चाहिए। पता चला कि वर्कर जो काम कर रहा है सूंघ लिया डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, वहीं पे बेहोश हो जाएगा। मतलब नॉन टॉक्सिक इन नेचर होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका लाइफ जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ऑपरेशन परफॉर्म किया इस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को फेंक दीजिए, इससे पैसा लग रहा है ना, मतलब क्या इसका लाइफ ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, गुड क्यूचिंग प्रॉपर्टी। अब ये तो बता रहे क्यूचिंग क्यूचिंग सूर्य से तो कर रहे हैं कि क्या कि ठंडा करने का क्षमता बहुत अच्छा होना चाहिए। एगो लास्ट पॉइंट बड़ी खतरनाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लो कॉस्ट। कॉस्ट कम होना चाहिए। तब बच्चा को बोलते हैं कि यहां से पढ़, तब बच्चा लिखता है एग्जाम में लो कॉस्ट से शुरू करता। पहले बोलता है कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज बताओ डायरेक्ट, तो सबसे पहला पॉइंट देता है लो कॉस्ट लिखता है। काहे? पूछो तो समझ में नहीं आता तो ऊपर देखता है कहा पूछा क्वेश्चन, तो चलो कुछ ना सही तो लो कॉस्ट तो सही होगा, तो लो कॉस्ट सबसे पहले लिखा आता है। तो ये सब तुम्हारा अपना कॉमन पॉइंट है, तो इसको तुम याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेनली 6 ही पॉइंट याद करनी है ना कि 7वां भी याद करना। लो कॉस्ट लो कॉस्ट लो कॉस्ट तो कॉमन यूनिवर्सल की तुमको याद रहबे करेगा कि 5 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पास करेगा तो याद होगा कि लो कॉस्ट होता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट बात और कर लेते कि तो सर हम ईडीएम प्रोसेस में कौन कौन डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हम यूज कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह किसको किसको यूज कर सकते हैं। ये वाला जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते रहेगा। तो यहां देख लो, तो अगर हम बात करें कि वेरियस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स, केरोसिन यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि ईडीएम प्रोसेस में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड किसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन देखना कि केरोसिन अगर है तो केरोसिन पे जाकर टिक मार देना। फिर से बोल रहे हैं ईडीएम प्रोसेस में अगर आपसे पूछे कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के रूप में किसको यूज करेंगे, तो किसको? केरोसिन को यूज करेंगे। लेकिन केरोसिन के अलावा डीआयोनाइज्ड वाटर भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, जो कि ट्रांसफार्मर गांव ट्रांसफार्मर देखता है जो ऑयल देते हैं, तो वो भी आप डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लुब्रिकेटिंग है, जो लुब्रिकेशन करने के लिए मशीन में देते हैं बाबू, तो वो भी ऑयल आप डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हम इतना बात आज किए हैं, क्या क्या किए कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या फंक्शन है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या यूज कर सकते हैं, और एक ईडीएम प्रोसेस का फिर से वर्किंग समझे। इतना बात किए हैं, तो आज के लिए इतना ही रखे ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम थक गए, तुम नहीं थकोगे कि तुम्हारा ध्यान इधर, तुम खा भी रहा होगा, लेक्चर भी देखा उधर पकौड़ा भी खा रहा होगा, लेकिन हम थक गए, तो ये चलते आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे और इससे भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले ईडीएम प्रोसेस में, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव उससे बन जाएगा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाएगा, और भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाबू तुम लोग घर पे रहो, खुश रहो और साथ साथ पढ़ाई करते रहो। टेक केयर।